वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। इस बार मैं आपसे खबरों को नज़रअंदाज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी रोजी रोटी इसी बात से चलती है कि मैं आपको समझाता हूँ, हेडलाइन आपके पोर्टफोलियो का भला नहीं कर सकती। पर इस बार मैं खुद नज़रें नहीं हटा पा रहा। इस कॉलम के पाठक मेरी आम सलाह अच्छी तरह से जानते हैं। खबरें बंद कर दीजिए। मैंने कई बार लिखा है कि दिन भर की हेडलाइन आपके पोर्टफोलियो की दोस्त नहीं होती। आज रात आपकी स्क्रीन पर जो बात सबसे ज़रूरी लग रही है, एक साल बाद वो कुछ भी नहीं दिखेगी। और जो निवेशक हर छोटी बड़ी खबर पर रिएक्ट करता रहता है, अक्सर सबसे बुरा हाल उसी का होता है। मैं आज भी इन सब बातों पर वैसे ही कायम हूँ। इसलिए ये कबूल करना थोड़ा अटपटा लग रहा है कि कुछ हफ्ते पहले मेरे सामने एक ऐसी बात आई जिसे मैं हमेशा की तरह टाल नहीं पाया, और आज वही आपसे बांटना चाहता हूँ, भले ही उसका आपके पैसे से कोई सीधा नाता ना हो। बात शुरू हुई एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के शेयर बाजार में लिस्ट होने से। इस महीने ये ऐसी कीमत पर आई कि मस्क कागज़ों पर दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए। अखबार उसी एक नंबर से भरे पड़े हैं। समझदार लोगों ने पूरे दम से ये दलील भी दी है कि कंपनी की असल कीमत बाजार जो दे रहा है उससे कहीं कम है। शायद वो सही हो, और वैल्यूएशन पर मेरे पास जोड़ने को कुछ है भी नहीं। पर सच कहूँ तो वो सब एक छोटा खेल है। जिस बात ने मुझे सच में रोका वो कहीं बड़ी थी, और वो फाइनेंस से जुड़े पन्नों से नहीं, बल्कि एक दोस्त के साथ हुई बातचीत से निकली। मेरा वो दोस्त ताउम्र साइंस फिक्शन का दीवाना रहा है, और मस्क का ऐसा खुला प्रशंसक कि जिस उम्र में हम बाकी लोग खेल के पन्ने पलट रहे थे, वो रॉबर्ट हाइनलाइन पढ़ रहा था। एक शाम उसने मुझे समझाया कि उसकी नज़र में ये पूरा रास्ता आखिर में कहाँ जाकर रुकता है, और उस शाम के बाद से ये बात मेरे जहन से निकली ही नहीं। शुरुआत होती है एस्ट्रॉइड की माइनिंग से, और यहीं उसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसके बारे में मैं तब से सोचता ही रह गया हूँ। उसने कहा कि धरती पर भारी धातुओं की हर खान, सोने, निकल और लोहे का हर वो स्रोत जो हमने कभी खोदा, असल में किसी बहुत पुराने एस्ट्रॉइड के टकराने की जगह है। उसी का एक छोटा सा टुकड़ा सदियों पहले यहाँ आकर ज़मीन में दफन हो गया था। ये धातुएं कभी शुरू से हमारी थी ही नहीं, ये तो आसमान से गिरी थीं। और वहाँ अंतरिक्ष में जहाँ से ये सब आई हैं, यही चीज़ें इतनी बेहिसाब मात्रा में मौजूद हैं कि धरती की सबसे अमीर खान भी उनके आगे कुछ नहीं ठहरती। यहाँ से ये पूरी बात एक एक करके आगे बढ़ती है। जब आप ऊपर उन चट्टानों से कच्चा माल निकालने ही लगे हैं, तो उसे इतनी दूर से धरती की गुरुत्वाकर्षण की गहरी खाई में नीचे तक ढोकर लाने का कोई खास तुक नहीं बनता। तो अगला कदम है अंतरिक्ष में ही चीज़ें बनाना, जहाँ सूरज के ज़्यादा करीब होने की वजह से ऊर्जा लगभग मुफ्त है और बेहिसाब भी। और चूंकि हम जो कुछ बनाते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा तो सिर्फ इसलिए बनता है ताकि उससे हम कुछ और बना सकें, इसलिए यह नतीजा टालना मुश्किल हो जाता है। पूरी औद्योगिक कड़ी को ऊपर अंतरिक्ष में ही रहने दो, और सिर्फ तैयार चीज़ों को हम तक नीचे आने दो। पर कहानी का अंत वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा मेरे मन में बैठ गया। अगर भारी उद्योग धरती के मुकाबले धरती के बाहर सस्ते में चलाया जा सके, तो फिर धरती को चीज़ें बनाने की जगह बने रहने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये दोबारा वही जगह बन सकती है जहाँ हम फसलें उगाते हैं और जहाँ हम सुकून से रहते हैं। खदानें, भट्टियाँ और धुआं सब यहाँ से पूरी तरह हट चुके होंगे, और सिर्फ तैयार चीज़ें चुपचाप ऊपर से उतरती रहेंगी। मेरे दोस्त का कहना है कि असल में यही वो मंजिल है जिसकी तरफ यह पूरा सिलसिला बढ़ रहा है। सच कहूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इस बात का करूँ क्या। मेरी तो पूरी कामकाजी ज़िंदगी ऐसे बड़े बड़े सपनों की हवा निकालने में ही बीती है, क्योंकि बचत और निवेश की दुनिया में एक भव्य सपना अक्सर किसी घटिया प्रोडक्ट की चमकदार पैकिंग भर होता है। और जिस पल कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा भव्य लगने लगती है, मैं अपना बटुआ टटोल कर देख लेता हूँ कि वो अपनी जगह सलामत तो है। लोग हमें बहुत लंबे समय से भविष्य के सपने दिखाते आए हैं। उड़ने वाली कारें और चांद की छुट्टियां हमारे एक दशक दूर ही रहीं, और ऐसी किसी भी भविष्यवाणी पर सबसे सुरक्षित दांव यही होता है कि वो या तो बहुत जल्दी है, या बहुत महंगी, या फिर बस गलत है। फिर भी अजीब बात यह रही है कि मैं इस बातचीत को शोर के खाते में नहीं डाल पाया, जबकि मैं करीब करीब हर चीज़ उसी खाते में डाल देता हूँ। और यही बात इतनी अलग है कि मुझे लगा आपसे कहनी चाहिए। मैं एकदम साफ कह दूं कि ये कॉलम इस बारे में नहीं है कि अपने पैसे का क्या करें। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप ये शेयर या कोई और शेयर खरीदें, बल्कि मैं तो ऐसे किसी भी शख्स से सावधान रहने को कहूँगा जो इस तरह का कोई सपना दिखाकर आपको कुछ बेचने की कोशिश करे, क्योंकि सपनों का इस्तेमाल आमतौर पर ठीक इसी काम के लिए होता है। मेरे लिखने की वजह कुछ और ही है। कभी कभी अपने पोर्टफोलियो को थोड़ी देर तक एक तरफ रख कर ये याद कर लेना अच्छा होता है कि जो कुछ आने वाला है उसके आगे ये कितनी छोटी सी बात है।
हम नए टैक्स रिजीम पर और इस पर बहस करते हैं कि पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, और ये ठीक भी है क्योंकि यही चीज़ें हमारे अगले कुछ साल तय करती हैं। लेकिन अगर मेरे दोस्त की बताई बातों का एक छोटा सा हिस्सा भी सच निकला तो हम एक ऐसे बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं जो औद्योगिक क्रांति से भी बड़ा होगा। उसी क्रांति ने वो सब कुछ बदल डाला था जिसे हमारे परदादा हमेशा के लिए पक्का मान बैठे थे। हम में से कोई भी इतनी दूर तक नहीं देख सकता, और आज जो लोग इस शेयर की कीमत तय कर रहे हैं वो भी नहीं देख सकते। उनके मॉडल चाहे कुछ भी कहें। इतने बड़े भविष्य के सामने खड़े होकर ईमानदार रवैया आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक तरह की खुशमिजाज विनम्रता है। तो इस एक बार मेरी सलाह का आपकी बचत से कोई नाता नहीं। खबरों को नज़रअंदाज करते रहिए क्योंकि वो आज रात भी आपके पोर्टफोलियो का कोई भला नहीं करेंगी। पर कभी कभार अपने खाते के ब्यौरे से नज़रें उठाकर ज़रा ये सोचिएगा कि आपके पोते पोतियाँ आगे चलकर किस चीज़ को बिल्कुल आम और रोज़मर्रा की बात मान बैठेंगे। मैं आपको यकीन से नहीं कह सकता कि मेरा दोस्त कोई भविष्यवक्ता है या बस एक ख्वाब देखने वाला। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे पक्का यकीन नहीं कि वो गलत है।